हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज पर और थीटा की वैल्यू कैसे ज्ञात की जाती है ट्रिक के द्वारा। पहले हम बात करते हैं त्रिकोणमिति के रेशियोज पर। जैसे मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, कोई राइट ट्रायंगल है, कोई राइट ट्रायंगल है। इसमें ये एंगल 90 का होता है। जब हम थीटा, अगर हम थीटा इसको मानेंगे तो थीटा के सामने की भुजा हमेशा परपेंडिकुलर होती है। थीटा के सामने की भुजा हमेशा परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर हमेशा बेस पे रहता है और परपेंडिकुलर के सामने वाली भुजा को हम कार्ड कहते हैं। इसके लिए पाइथागोरस प्रमेय सेटिस्फाई करती है इसको। पाइथागोरस प्रमेय इसमें कहती है कर्ण का वर्ग, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय राइट एंगल ट्रायंगल को सेटिस्फाई करती है। अब हम बात करते हैं साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट इत्यादि के रेशियोज कैसे लागू होते हैं इस पर। जैसे कुछ ट्रिक होती हैं, जैसे एक ट्रिक होती है लाल बट्टे कक्का, लंब कर्ण आधार, कर्ण लंब आधार। एक और ट्रिक होती है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस, ये ट्रिक होती है। लेकिन मैं आज बताने वाला हूँ, इस ट्रिक को भूल जाइए। मैं क्या बताने वाला हूँ, क्या हुआ कि एक बार साइन, कॉस और टेन इन तीनों ने आपस में चर्चा की। चलिए आज एक ऐसा तंबू लगाते हैं जिस पे हम स्लाइडिंग करेंगे, सर्कस की तरह स्लाइडिंग करेंगे। ऐसा इन तीनों ने विचार किया तो तीनों तैयार हो गए, बोले चलो लगाते हैं टेंट। तो जिसने साइन ने कंडीशन रखी कि भाई मेरे पैरों में दर्द है और मैं ग्राउंड फ्लोर पर रहूँगा, मैं ग्राउंड फ्लोर पर रहूँगा, मैं इधर उधर ऊपर नीचे कहीं नहीं जाऊँगा, मैं तुम्हारे तंबू लगाने के लिए ग्राउंड से काम करता रहूँगा। इसके बाद कोस ने अपनी कंडीशन लगाई। कोस ने कंडीशन लगाई कि भाई मैं तेरी बल्ली पकड़कर खड़ा रहूँगा, मैं केवल सीधे रास्ते पे चल सकता हूँ, आड़े तिरछे या झुके हुए रास्तों पर मैं नहीं चल सकता। तब टेन बोला ठीक है, जो टेढ़ा इनक्लाइंड रास्ता है उसे मैं देख लूँगा। तो साइन ने नीचे ग्राउंड पकड़ा, गड्ढे खोदे,
कॉस ने उस पर बल्ली लगा दी और टेन ने क्या किया, उस बल्ली के ऊपर से इसे नीचे तक एक रस्सी बांध दी स्लाइडिंग करने के लिए। अब ये करा लिया। अब टेन था होशियार, इसने स्लाइडिंग के लिए रस्सी लगा ली और एक काम किया, कुछ ऐसा किया कि शैन और कोस की अपनी लड़ाई करवा दी एक दूसरे से। और उसके बाद स्वयं कोस को सपोर्ट देने के लिए पीछे पहुंच गया। टेन स्वयं कोस को सपोर्ट देने के लिए पीछे पहुंच गया। अब देखिएगा कि यहाँ से साइन कोस टेन की जो वैल्यू है, लंब बटे आधार, आधार बटे लंब, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे लंब कैसे निकलते हैं। अब देखिए हम निकालते हैं साइन थीटा की वैल्यू। साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो साइन के एरो का ध्यान रखें। साइन जा रहा है कोस की तरफ को लड़ने के लिए, तो साइन इस समय कहाँ है, आधार पे। ये यहाँ से आगे बढ़ेगा तो कौन सी भुजा आएगी, परपेंडिकुलर यानी लंब। तो हम लंब लिख देते हैं। साइन जैसे निकला, यहाँ पहुँचा, यहाँ रुका कुछ देर, तो लंब पे लंब लिख दिया। फिर वहाँ से आगे बढ़ा तो यहाँ पे आया और ये क्या है, कर्व। साइन एक जगह तो बैठा हुआ है, बाकी दो जगह का उसे भ्रमण करना है। सबसे पहले कहाँ पहुँचेगा, लंब पे, तो लंब लिख दिया। उसके बाद कहाँ पहुँचेगा, कर्ण पे, तो कर्ण लिख दिया। इसके बाद करते हैं कोस की, कोस थीटा की। अब हम बात करते हैं कोस थीटा की। अच्छा, कोस थीटा साइन से लड़ने जा रहा है, मतलब वो नीचे की तरफ जाएगा। अभी साइन कहाँ बैठा है, परपेंडिकुलर पर यानी लंब के ऊपर। तो अगले जब स्टेप चलेगा तो कहाँ पहुँचेगा, बेस पे, आधार पे। तो हम आधार लिखते हैं। आधार पे आने के बाद अगला स्टेप, अगला कहाँ जाएगा, क्योंकि जाना उसको भी बाकी दो जगह पे है। तो यहाँ आने के बाद आधार के बाद कहाँ जाएगा, फिर कर्ण पे। तो इसको पहुँचा है ना कर्ण पे, आधार बटे कर्ण। इसके बाद बात करते हैं टेन की, टेन थीटा। टेन को मैंने पहले बताया था कि वो हमेशा कॉस को पीछे सपोर्ट करते हुए जाएगा। तो टेन कॉस को पीछे सपोर्ट करते हुए जा रहा है, मतलब टेन अगला स्टेप कहाँ है, लंब पर, परपेंडिकुलर पर। टेन यहाँ से चलेगा और परपेंडिकुलर पर पहुँचेगा। तो कहाँ पहुँचेगा, पहले लंब पर। तो टेन पहुँचा लंब पर, जाना इसको भी दोनों जगह पे है, घूम के आना है। तो सबसे पहले कहाँ पहुँचा, लंब पे, लंब। उसके बाद कहाँ पहुँचेगा, आधार पे, तो ये आधार। तो साइन कॉस टेन, ये फिगर याद रखिए कि टेन है बहुत कलाकार। उसने क्या किया, कॉस को सपोर्ट किया, कॉस को थोड़ा उंगली की धक्का लगाया लड़ने के लिए, और उधर साइन को भी पीछे से बता दिया कि वो तेरे से लड़ना आ रहा, तू भी लड़। तो टेन ने क्या किया, कॉस को पुश किया साइन से लड़ने के लिए, साइन को बोल दिया तू कॉस से लड़। इन दोनों को आपस में लड़ा दिया, इन दोनों को आपस में लड़ा दिया। वही हो रहा है कि टेन कॉस को सपोर्ट कर रहा है, साइन और कॉस आपस में लड़ रहे हैं। ये लड़ाई आप ध्यान रखें हमेशा। और एक चीज़ ध्यान रखें, और तीन चीज़ें ये भी ध्यान रखें कि साइन के पैर में चोट है, साइन के पैर में चोट है, वो ग्राउंड फ्लोर पर ही रहेगा। कोस ने पहले कह दिया है कि वो सिर्फ सीधी बल्ली पकड़ के खड़ा रह सकता है, इसके अलावा कुछ और नहीं करेगा। तो सीधी बल्ली परपेंडिकुलर या लंब को इंडिकेट करती है। इसके बाद टेन, एक ही जगह बची कर्ण। टेन ने बोला मुझे इंक्लाइंड एंड जैसा मर्जी है, ग्राउंड पे, परपेंडिकुलर पे, हाइपोटेनस पे, यानी कहीं भी ले जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बोला ये जगह खाली है, मैं ले लेता हूँ। सॉरी। तो कॉस हमेशा लंब पे रहेगा, साइन हमेशा ग्राउंड आधार पे रहेगा,
टेन हमेशा कर्ण पर रहेगा। अब बचे हुए की वैल्यू निकाल लो। साइन का उल्टा क्या होता है? साइन का अपोजिट कोसेक, तो कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब। कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। अच्छा, कॉस का अपोजिट क्या होता है? सेक थीटा। सेक थीटा हो जाएगा कर्ण अपॉन आधार। अब आ गया कॉट थीटा। कॉट थीटा होता है टेन का उल्टा, आधार बटे लंब। तो इस तरह साइन कोस टेन कोसेक सेक और कॉट इनकी वैल्यू निकल आएगी। ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, ये एक फिगर याद कर लो, ये लाइन याद कर लो। टेन कोस को सपोर्ट करेगा और कोस और साइन आपस में लड़ेंगे। टेन कोस का सपोर्ट कर रहा है और कोस और साइन आपस में लड़ेंगे। साइन हमेशा ग्राउंड पे ही रहेगा, उसके घुटने में प्रॉब्लम है। कोस टेढ़े मेढ़े रास्तों पे नहीं चल पाता है, उससे हमेशा सीधा रास्ता चाहिए, वो केवल सीधे रास्ते पे ही रहेगा कोस। टेन आड़े तिरछे किसी भी रास्ते पे चल सकता है, तो उसके लिए एक ही रास्ता खाली हुआ था, इंक्लाइन वाला कर्ण, तो वो कर्ण पे रुक गया। इस तरह तीनों ने अपना अपना स्थान ले लिया और इन्हीं स्थान की वजह से ये मान निकले हैं। तो इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि साइन थीटा, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 या कॉस 10, कोसेक, सेक, कॉट, इनकी वैल्यू निकालेंगे कैसे, वो भी हाथ न चार्ट बनाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। एक बार आप याद करिए, अपनी उंगलियों को तो याद कर ही सकते हैं, 0, 30, 45, 60, 90, इसको तो याद कर ही सकते हैं अपने पंजे को। 2-4 बार घर में भी बैठ के अपने पंजे को देखेंगे तो भी याद हो जाएगा कि 0, 30, 45, 60, 90। इसमें फ़र्क क्या रखना है वो हम बताएंगे। चलिए अब हम निकालते हैं थीटा की वैल्यू। ये हमारा लेफ्ट हैंड है, ये हमारा लेफ्ट हैंड है। ये जैसा भी बना है आप इसे हाथ का पंजे से ही नोट करिए, उसी अपने लेफ्ट हैंड को इंडिकेट कर रहा है। ये उंगली टेढ़ी हो रही है, कोई बात नहीं, इसको लकवा मार गया है, कोई दिक्कत नहीं है, ये अपना काम कर रही है। तो आप इस पंजे को, ये हमारा लेफ्ट हैंड है, बस इसको आप लेफ्ट हैंड मार के चलिए। सबसे छोटी वाली उंगली 0 डिग्री, उसके आगे वाली 30 डिग्री, उसके आगे वाली 45 डिग्री, उसके आगे वाली 60 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री। ये 5 एंगल हैं जो उसकी मान है। अब इसमें हमें साइन कोस टेन के मान निकालेंगे कैसे। एक ही ध्यान रखना कि जब भी हम साइन की बात करेंगे, जब भी हम साइन की बात करेंगे तो हमेशा हम क्लॉकवाइज चलेंगे, और जब भी हम कॉस की बात करेंगे, तब हमेशा एंटी क्लॉकवाइज हमको काउंट करना है। ये इसमें यही एक मेन चीज़ है जो आपको याद रखने की ज़रूरत है। जब भी हम साइन से रिलेटेड मान निकालेंगे, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, जब भी हम साइन की बात करेंगे तो हमेशा हमें क्लॉकवाइज काउंट करना है, इधर से चलना है। और जब भी हम कॉस की बात करेंगे तो हमें एंटी क्लॉकवाइज चलना है, एंटी क्लॉकवाइज काउंट करना है। अब काउंट क्या करना है, जैसे हमने पूछा साइन 45 का मान, तो 45 को छोड़ के आगे देखना है कितनी उंगली शेष है, कितनी उंगली शेष है। ऐसे अगर हमने पूछा कि कॉस 30 का मान, तो कॉस 30, कॉस को काउंट किधर से कर रहे हैं, कॉस 30 का मान, तो कॉस को हम उधर से काउंट कर रहे हैं, तो 30 को छोड़ के 1, 2, 3 उंगली बचती हैं। तो ये चीज़ हमें काउंट करनी है। अब काउंट करके करना क्या है इसका, वो हम बताते हैं। पहले चलते हैं साइन 0 डिग्री का मान। साइन 0 का मान पहले निकालते हैं।
साइन जीरो के बाद साइन को हमें क्लॉकवाइज जाना है। अब साइन जीरो के आगे क्या कोई उंगली है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो क्या करेंगे बताओ? अगर जीरो के आगे कोई उंगली है ही नहीं तो क्या करेंगे बताइए? साइन जीरो का मान जीरो, क्योंकि नीचे कोई उंगली है ही नहीं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे साइन 30 डिग्री की। साइन 30 यहाँ, तो इसको छोड़ दो। उसके बाद कितनी उंगली बची है? एक। जितनी उंगली बची है उतनी लिख दो, उसके नीचे 2 का भाग दे दो। तो पर जितनी उंगली बची थी उस बची उंगली पर रूट लगा दो, रूट लगा दो। अब एक चीज़ बताओ, 1 पर रूट लगाने से या न लगाने से कोई फर्क पड़ना है? कुछ नहीं पड़ना। रूट 1 या अकेला 1 रख दें या 1 का स्क्वायर कर दें तो भी बन ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो साइन 30 का मान हो जाएगा 1/2, सॉरी 1/2। अब हमें निकालना है साइन 45 डिग्री का मान। साइन 45 का मान निकालना है। अब ये देखो उसके आगे उंगली कितनी बची है? साइन 45 क्लॉकवाइज चलेगा, 45 ये रहा, इसको छोड़ दो, 2 उंगली बची हैं, 2 उंगली लिख दी, इस पर रूट लगा दो। तो रूट लगाना है हमको, जितनी उंगली बची है उसको लिख के उस पर रूट लगाना है और नीचे 2 का भाग देना है। क्या आप जानते हैं इस 2 में √2 और मल्टीप्लाई √2 जब इनका गुणा होता है तो 2 आता है। तो यहाँ पर अगर हम 2 की जगह 2 बार √2 और √2 लिख दें कोई फर्क पड़ेगा? 2 के अंदर 2 रूट छिपे होते हैं, √2 मल्टीप्लाई √2 हमेशा 2 हो जाता है, तो एक √2 इससे कट जाएगा, तो कितना बचेगा? 1/√2। साइन 45 का मान, साइन 45 का मान 1/√2। अब बात करते हैं हम साइन 60 डिग्री की। साइन 60 की बात करेंगे। अब देखिए साइन 60 चलना हमको क्लॉकवाइज ही है, तो साइन 60 का मान निकाला तो 60 को छोड़ के बाकी कितनी उंगली बची? 3 लिख दो। हमने बताया था कि जितनी उंगली बची हो वो लिखने के बाद उस पर रूट जरूर लगाना है, रूट लगा के नीचे 2 का भाग देना ही देना है सब में। तो साइन 60 का मान क्या ये बाहर आ सकता है? नहीं आएगा, तो सेम रहेगा, तो इसका मान √3/2। अब बात करते हैं साइन 90 डिग्री की। अब हम बात करते हैं साइन 90 डिग्री की। 90 के बाद बात कर रहे हैं, साइन 90 की बात कर रहे हैं, तो चलेंगे हम क्लॉकवाइज काउंट करने के लिए। तो 90 को छोड़ दो, बाकी 1 2 3 4 जितनी उंगली बची वो लिखने के बाद क्या करना है? रूट लगाना है, नीचे 2 का भाग देना ही देना है। अब एक चीज बताइए, √4 है, √4 है मतलब 2 का स्क्वायर है। अगर 2 का स्क्वायर है तो उसके स्क्वायर से रूट कट जाएगा, कटेगा या नहीं कटेगा? तो ऊपर 2 आ जाएगा और नीचे भी 2 आ जाएगा। जब ये 2 से कट जाएगा कितना बचेगा? 1। साइन 90 का मान आ जाएगा 1। ठीक है, अब चलिए हम निकालते हैं कॉस का मान। स्पेस कम है, अब हम निकालते हैं कॉस। कॉस का मान निकालते हैं, पूरा नहीं करेंगे, हम मेथड बता देते हैं कैसे होगा कॉस का मान। अब कॉस 45 ले लो, सीधे सीधे कॉस 45 डिग्री। अब हमें पता है कॉस की जब बात करेंगे तो हम एंटी क्लॉकवाइज काउंट करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज जब कॉस 45 का मान पूछा है तो 45 के बाद इधर कितनी उंगली बची है, क्योंकि अब हम एंटी क्लॉकवाइज बात करेंगे। तो 45 को छोड़ दो, कितना उंगली बचा है? 2। और हमें पता है जितनी उंगली बची वो लिखने के बाद उस पर रूट लगाते हैं और नीचे 2 का भाग देते हैं। अब मैंने बताया था कि √2 इसके अंदर भी 2 रूट छिपे हुए हैं करके बताया था मैंने अभी। √2 और मल्टीप्लाई √2 बराबर 2।
ये होता है, तो यहाँ 2 रूट छिपे हुए हैं, तो एक रूट कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1/√2, 1/√2 बचेगा। इसी तरह अगर हम निकालें cos 30 का मान ले लो, cos 30 डिग्री ले लो, cos 30 की बात कर रहा है, काउंट कैसे करना है, एंटी क्लॉकवाइज। 30 की बात की है, cos 30 की बात हो रही है, cos 30 की बात हो रही है, cos 30 की बात हो रही है, 30 छोड़ दो, इधर काउंट कर लो, कितनी उंगली बची, 3, रूट लगाना ही है, 2 का भाग देना है, तो cos 30 का मान √3/2, जो कि cos 60 का मान होता है। क्लियर है? तो इस तरह तो हम cos के मान निकालेंगे। अब चाहे आप 60 का निकालो, चाहे 0 का निकालो, या cos 90 का मान निकालो, प्रोसेस यही है। cos का जब मान निकालोगे तो उधर से काउंट करना है, sin का मान निकालोगे तो इधर से काउंट करना है। ठीक है। अब अगर इसी में tan थीटा का मान निकालना है, तो हमें पता है tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, हमें मालूम होता है। अब यदि हम इस थीटा की जगह मान रखते हैं tan, कुछ भी रख दो, tan 45 रख दो, मान लिया tan 45 रख दिया, तो tan 45 का फर्क तो यहाँ भी मान हो जाएगा sin 45 और cos 45। अब sin 45 का मान कितना था, 1/√2 sin 45 का मान। cos 45 का मान कितना था, 1/√2, 1/√2। जब करेंगे तो ये नीचे वाला पलट जाएगा, तो tan 45 बराबर 1/√2 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा √2/1, क्योंकि ये पलट जाएंगे, तो √2 से √2 इससे खत्म, तो कितना आंसर आएगा 1, इन tan 45 का मान आएगा 1। ऐसे ही tan 0 ले लो, 0 डिग्री, तो यहाँ मान हो जाएगा sin 0 का, cos 0 का। अब इसके अगर मान रखेंगे तो sin 0 का मान कितना है, 0 रख दिया, cos 0 का मान कितना है, cos 0 का मान निकालना ही है हमने भी, तो हम इसका एंगल बदल लेते हैं, हम ले लेते हैं क्या 30 sin 30, ठीक है, cos 30, तो sin 30 का मान कितना है 1/2, sin 30 का मान है 1/2, इसके बाद बटे cos 30 का मान √3/2। हमें पता है नीचे वाली संख्या उल्टी हो जाती है, tan 30 = 1/2, ये जब उल्टी होती है तो गुणा हो जाता है इसका, 2/√3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 1/√3, तो 1/√3 मान हो जाएगा tan 30 का। ये तो हो गया 30 का, tan 30 का। अब अगर इसी में हमें cot का मान निकालना हो, तो cot हमें पता है tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा। क्लियर? तो अगर हम निकालें tan 30 का मान, tan 30 का मान, तो tan 30 का मान कितना है 1/, यहाँ पे हम सीधा 30 ले लेते हैं, tan 30 तो यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ तो cot थीटा आएगा, यहाँ भी cot 30, ठीक है। tan 30 का मान कितना है 1/√3 और इक्वल टू 1/cot 30, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इनका, तो ये आ जाएगा cot थीटा यानी cot 30 बराबर √3, cot नहीं है, cot है, तो cot 30 का मान
हो जाएगा। तो cot 30 का मान हो जाएगा √3। ये मल्टीप्लाई ना करना चाहो तो सीधा सीधा कर दो। tan 30 का मान 1/√3 है और cot इसके अपोजिट होता है रेशियो में, तो इसे उल्टा कर दो। अगर ये उल्टा करेंगे तो √3 हो जाएगा हमारे cot 30 का मान। इसी के साथ कोसेक का निकालेंगे, वो उसका सेक का निकालेंगे। तो सेक हमेशा कोस का उल्टा होता है। अगर हम सेक 45 का मान निकालेंगे तो √2 आ जाएगा, क्योंकि उल्टा हो जाएगा। सेक 30 का मान निकालेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि सेक कोस का उल्टा होता है, कोसेक साइन का उल्टा होता है, कॉट टेन का उल्टा होता है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रहे। तो इस तरह हम ट्रिग्नोमेट्री के मान निकाल सकते हैं, अपनी हथेली पर याद रख सकते हैं। 0, 0, 30, 45, 60, 90। जब भी हम साइन की बात करेंगे तो इधर से काउंट करेंगे हमेशा क्लॉकवाइज। जब भी हम कॉस की बात करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज बात करेंगे, हमेशा इधर से बात करेंगे, इधर से काउंट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। जब भी हम tan थीटा का मान निकालेंगे तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो साइन का जो मान हो उसमें कॉस के मान का भाग दे दो तो tan का मान निकल आएगा। अगर हमें कोसेक का मान निकालना हो तो जो साइन 30 का मान हो उसका उल्टा कर दो, वो कोसेक 30 का मान हो जाएगा। अगर हमें सेक 45 का मान निकालना हो तो जो कॉस 45 का मान हो उसको उल्टा कर दो, वो सेक 45 का मान हो जाएगा। तो इस तरह हम ट्रिग्नोमेट्री की इन वैल्यू को निकाल सकते हैं बड़ी इजीली। ये समझाने में इतना वक्त लग रहा है, मैं इसे बहुत जल्दी निकाल सकता हूँ। इसलिए आप लोग 2-4 प्रैक्टिस कीजिए, एकदम से क्लियर हो जाएगा और कभी नहीं भूलोगे ये, क्योंकि अपना हाथ हमेशा अपने साथ रहेगा। अपना हाथ है तो सब कुछ है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, लगता हो कि इस वीडियो आपके काम की है, मेहनत की है हमने, तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।